वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों का सीएसआईआर का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो लोग राजस्थान एसईटी का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर देकर के आए हैं, उन पेपर के आंसर की के बारे में कि आपने जो पेपर देकर के आया है उसका आंसर की पॉसिबल आंसर की क्या हो सकता है। तो आज यहाँ पे हम लोग उस पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए प्रॉपर जो आंसर्स है वो क्या है विद एक्सप्लेनेशंस, राइट। और अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस एमएस बायोलॉजी के चैनल पे आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल करके बाकी आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं कि कैसे आपको ज्वाइन होना है और क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर्स हैं और क्या उसकी टाइमिंग होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि आज का जो पेपर है उसमें आपको क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन दिए गए थे राजस्थान वाले में। होपफुली कि काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम ये दिया होगा और पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा है। सीएसआईआर का ही सिलेबस दिया जाता है तो उसी के ही सिलेबस से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। तो हम यहाँ पे लाइफ साइंस का जो आपका सेक्शन है, दैट मीन्स सब्जेक्ट वाला, उसके पेपर को यहाँ पे हम लोग शेयर किए हुए हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ है। तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या उसके लिए पॉसिबल आपके आंसर्स बनते हैं और क्या उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ओके, सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, या हो सकता है थोड़ा आपको वो पिक लेने में ब्लर दिख रहा होगा, बट कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें सही से समझ में आ जाए। So name the sequences which allow the resident protein to remain in the ER lumen during the protein targeting, right? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो न्यूक्लियस से निकलने के बाद कहाँ पे आता है आपका, दैट इज ईआर में जाता है। और ईआर के बाद फिर आपका कहाँ पे आता है, गोल्गी बॉडी में जाता है। और गोल्गी बॉडी से फिर होकर के फिर कहाँ पे जाएगा आपका, दैट इज या तो लाइसोसोम्स में जाएगा। फिर इसके बाद वो आपका चाहे वो किसी ऑर्गेन्स में ट्रांसपोर्ट होना हो तो वहाँ जाएगा, या बाहर होना होगा तो वहाँ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटीन का जो आपका टारगेटिंग होती है ऐसे सीक्वेंसेस में होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस से क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। मतलब न्यूक्लियस से आपका एमआरएनए आएगा, एमआरएनए से आकर के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सिंथेसिस होगी। तो साइटोप्लाज्म सिंथेसिस होने के बाद इस प्रोटीन का क्या होता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है ईआर में। तो इसके बाद फिर कहाँ पे जाता है, गोल्गी बॉडी में। फिर इसके बाद कहाँ पे जाएगा, आपके वेसिकल्स जो होते हैं उनमें, उनके थ्रू हो सकता है कि आपके सेल्स के इन साइड के जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे प्रोटीन जाएगी, या तो फिर हो सकता है आउट साइड में टारगेट किया जाता हो, या फिर न्यूक्लियस में किया जाता हो। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली आपका जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना चाहता है, उन प्रोटीन्स के लिए क्या उनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं जिनको देख करके या जिसको रिकॉग्नाइज करके वो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन बाहर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंसेस दे रखे हैं। ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये अमीनो एसिड्स के वन वर्ड के जो आपके लेटर सिंबल्स होते हैं ये यहाँ पे दे रखा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है आपका वो है KTEL। यहाँ पे के क्या है, लाइसिन है, डी क्या है, स्पार्टेट है, और ई क्या है, ग्लूटामिक है, और एल क्या है, लाइसिन है। तो इस तरीके से ये 4 सीक्वेंसेस होते हैं जो कि उनके टर्मिनल पे पाए जाते हैं, और इन सीक्वेंसेस के बेसिस पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन्स को बाहर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। सो KDEL इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 51 क्वेश्चंस के लिए। और इसका फुल फॉर्म है, दैट मीन्स इसकी मतलब क्या है, यहाँ पे लाइसिन है, फिर इसके बाद आपका एस्पार्टेट है, फिर ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड है, और ये लाइसिन है। तो ये 4 अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं जिनके सीक्वेंसेस के प्रेजेंस होने के बेसिस पे वो प्रोटीन्स आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसी में क्या करेगा, रिसाइड कर जाएगा, मीन्स वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे इज फॉलोड बाय द टी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पांस टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेंट। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब कभी भी टी लिम्फोसाइट्स पे, जैसा कि आप जानते हैं कि टी सेल्स के पास अपना एक रिसेप्टर होता है, उसको आप TCR या टी सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब कभी भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेंट्स होता है, मीन्स एंटीजन की वजह से ये टी सेल्स का एक्टिवेशन हो रहा है, तो वहाँ पे किस टाइप का पाथवे चलता है। तो पाथवे बेसिकली आपके 3 टाइप के पॉसिबली होते हैं, जैसे कि जानते हैं आप लोग, ऑटोक्राइन होता है, और पैराक्राइन होता है, और इंडोक्राइन होते हैं। ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि जो सेल्स आपकी सेक्रेट कर रही है मटेरियल को, जैसे मान लीजिए सेक्रेट किया, इसी सेल्स पे आकर क्या करे, काम करे, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन। मान लीजिए दूसरा कोई सेल्स है जो कि किसी मटेरियल को क्या कर रहा है, मीन्स केमिकल को सेक्रेट कर रहा है, और इसके नियर बाई की जो सेल्स होती हैं उस पर जाकर के क्या करे, काम करे, उसको आप बोलते हैं पैराक्राइन। और अगर कोई दूसरी सेल्स जो कि आपका एक कोई सेल्स को मटेरियल को सेक्रेट आउट कर रही है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के किसी टारगेट सेल्स पे क्या करे, काम करे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इंडोक्राइन। सो टी सेल्स का जो एक्टिवेशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि टी सेल्स हमेशा सिर्फ ऐसे ही एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, जो एंटीजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी किसी MSC मॉलिक्यूल से क्या किए रहते हैं, बाइंड किए रहते हैं। तो MSC मॉलिक्यूल भी आपका क्या है, एक
सरफेस पे पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है जो कि डिटरमाइन करती है सेल्फ और नॉन सेल्स को। तो ये अगर एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रिंटिंग सेल से प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका कोई एपीसी सेल्स है, एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स, और यहाँ पे एंटी और ये आपका एमएससी मॉलिक्यूल है, तो इस एमएससी मॉलिक्यूल से क्या किया जाएगा, आपका एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बाइंड किया रहता है। अब ये एंटीजन जो कि एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ है आकर के यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ में इंटरेक्ट होगा, तब जाकर के आपका ये टी सेल्स क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और जब टी सेल्स आपका एक्टिवेट होगा तो क्या क्या बन सकता है पॉसिबली, यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स बन सकता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बन सकते हैं। साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होती है उनके पास किलिंग करने की एबिलिटी होती है, दैट मीन्स वो किल कर सकते हैं किसी भी छोटे मोटे और एंटीजन्स को। हेल्पर सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि साइटोकाइंस को क्या करता है, बनाता है, और ये साइटोकाइंस एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है, जाकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करने का क्या करेगा, काम करता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस आपके हो, मतलब ये जो एंटीजन के वजह से टी सेल्स का एक्टिवेशन हो रहा है, एक्चुअली नियर बाई में होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स आपके एपीसी वाले होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाले जो होते हैं, उनके पास एंटीजन ऑलरेडी क्या किया था, बाइंड किया रहता है। वो एंटीजन वाले एमएससी मॉलिक्यूल आ करके टी सेल्स के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, मीन्स नियर बाई में होती है। दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। दैट मीन्स पैराक्राइन सिग्नलिंग वहाँ पे चलता है। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि गिवन आर द फ्यू प्रोसेसेस विच मे बी इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली सेल्स में पाए जाने वाले वो जीन्स होते हैं जिनमें अगर म्यूटेशंस हो जाता है तो वो ऑन्कोजेनिक नेचर के हो जाते हैं। दैट मीन्स वो कैंसर कॉज करने वाले प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स का मतलब होता है नॉर्मल जीन्स, जिनमें कि अभी अगर वो उनमें कोई म्यूटेशंस अगर नहीं हुआ है तो वो बेसिकली आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, मतलब वो नॉर्मल प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन अगर उनमें उनके सीक्वेंसेस में अगर म्यूटेशंस हो जाता है तो उनकी वजह से जो सेल का प्रोलिफरेशन होता है वो अनकंट्रोल तरीके से होना शुरू हो जाता है, या फिर आपके जो डिवीजन्स होते हैं रैंडम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी मींस कैंसरस प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट दे रखा है, लास्ट में पूछा विच वन इज नॉट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो नंबर पहला देखिए यहाँ पे म्यूटेशंस इन कोडिंग रीजन, अगर ये होगा तो ऑन्कोजेनिक बन सकता है। म्यूटेशंस इन नॉन कोडिंग रीजन, इसमें अगर आपके जो कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग जो रीजन होंगे अगर यहाँ पे होगा तो कोई पॉसिबिलिटी आपका नहीं बनता है। बाकी क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी होने से म्यूटेशंस हो सकता है, मतलब हो सकता है ऑन्कोजेनिक। और जीन एम्प्लीफिकेशंस बहुत ज़्यादा आपका कोई प्रोटीन एक नॉर्मली अब नॉर्मल तरीके से एम्प्लीफाई हो तो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑन्कोजीन्स के बारे में पूछा हुआ था कि कौन सा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, let me erase all those things. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिच इन मेच्योर बी एंड टी सेल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बी सेल्स का और टी सेल्स का जो मेचुरेशन होता है वो अलग अलग प्लेस पे होता है। और आपकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं इनका स्टोरेज जो जहाँ कहाँ पे होगा, आपका बोन मैरो में ज़्यादातर होता है, फिर इसके बाद आपके लीवर में, फिर स्प्लीन में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मेच्योर जो बी सेल्स और टी सेल्स होंगे वो कहाँ से होंगे। जब कभी भी आपको कोई एंटीबॉडी का या किसी एंटीजन का एक्सपोजर करा करके एंटीबॉडी अगर आपको निकालना होता है तो आप स्प्लीन सेल्स को निकालते हैं। तो स्प्लीन सेल्स जो होती है वो और लिवर जो सेल्स होती है वो दोनों काफ़ी अच्छे वो माने जाते हैं जहाँ पे कि आपका लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो आपका सही हो जाएगा, दैट इज लिवर एंड स्प्लीन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लूटिनिन जो कि इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस। दिस लॉन्ग मल्टीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैज 3 आइडेंटिकल सब यूनिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ ईच सब यूनिट। आपसे बोल रहा है कि ये जो वायरसेस होते हैं इन वायरसेस के ऊपर जो ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स आपकी लगी हुई होती है जिसकी बेसिस पे ये क्या करते हैं किसी भी होस्ट सेल्स के जाकर के टी सेल्स को या फिर उनके एमएससी मॉलिक्यूल्स को सब पे इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद इनका इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये वाले प्रोटीन्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि किसी भी वायरसेस के सरफेस पे पाए जाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उनके सरफेस पाया जाता है। और इससे वो जो होस्ट सेल्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं, मीन्स अटैचमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उनके लिए दे रखा है कि ये 3 मल्टीमेरिक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, 3 मॉलिक्यूल्स, राइट। यहाँ पे दे रखा है 3 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो एक यूनिट्स के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि एक मतलब जो उसमें से 3 यूनिट्स बनी हुई है उसमें से एक यूनिट के लिए फीचर्स कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो
यहाँ पर आपको ये जो 3 मल्टीवेरिएट यूनिट्स होते हैं, वो बेसिकली आपके होमो ट्राइमेरिक होते हैं, मतलब सब एक टाइप के होते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके ईच सब यूनिट्स होते हैं, उनमें जो फॉर्मेशन होता है, वो आपके 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो कि आपका होमो ट्राइमेरिक होती है, जिसमें से आपका HA1 और HA2 ये 2 टाइप्स के मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, सीएमपी एंड सीजीपी आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो अगर आपने सेल सिग्नलिंग देखा है, पढ़ा है, तो आपको वहां से पता होगा कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एटीपी कार्बोलिसिस से, और वहां पे आपका एक एंजाइम आता है, इसका नाम है नाइट्राइल साइक्लेज, जिससे कि आपका सीएमपी क्या होता है, बनता है साइक्लिक एएमपी, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर का क्या करता है, काम करता है। सिमिलरली साइक्लिक जीएमपी मींस ग्वानिन मोनोफॉस्फेट अगर बनेगा, तो उसके लिए जीटीपी कार्डियोलिसिस होता है, और वहां पे आपका जो एंजाइम होगा ग्वानिलिड साइक्लेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, एटीपी एंड जीटीपी बाय द एक्शंस ऑफ एडेनाइड साइक्लेज एंड ग्वानिल रेड साइक्लेज के द्वारा ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है। ये आपका जो क्वेश्चन आया था वो सेल सिग्नलिंग के पाथवे से आया था, मीन्स वहां से आप जब देखते हैं तो जब कभी भी हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो जो सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के लिए साइकिल क्या होती है, चलती है। मीन्स मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले ये नाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिव होकर के एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाते हैं, साइक्लिक एएमपी, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, काम करता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्लाइकोफोरिन्स ए इज द मेजर साइनोग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन विच हैज अ 3 डोमेन्स composed of a 2 hydrophilic segment which are separated by a region of amino acids. How many amino acids are present in this region? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से स्पैन किया जाता है, लाइक दैट, इस तरीके से, ऐसे। इसके ये वाले जो रीजन होते हैं, ये आपके क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। ये भी आपके क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। ये वाला जो मेम्ब्रेन के अंदर में पास आउट किया रहता है, यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन का रीजन क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यही आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए अगर इसको आप ए रीजन बोलते हैं और इसको आप सी रीजन बोलते हैं, तो ये आपका बी रीजन कहलाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो हाइड्रोफिलिक के दोनों रीजन होते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 70 से लेकर के 90 तक के अमीनो एसिड्स यहाँ सीक्वेंसिंग की जाती है। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स उसमें कितने आते हैं, दैट इज 20। तो 20 अमीनो एसिड जो कि मेम्ब्रेन पे क्या करता है, स्पेन किया हुआ रहता है। इसके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए रहता है। तो पूरा का पूरा आपका ये जो प्रोटीन्स है, वो साइटोसोलिक और इसके बाद आपका सरफेस के तरफ, दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो ये वाले जो रीजन होंगे आपके हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे, और ये जो अंदर में मेम्ब्रेन में होगा वो हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। तो इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं इस तरफ से। और यहाँ पे पूछा गया, द टर्सरी स्ट्रक्चर्स इज द ओवरऑल थ्री डी स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फोल्डिंग द हेलिक्स एंड सीड्स अपॉन देमसेल्फ विद टर्न एंड लूप्स फॉर्मिंग द फोल्ड among the following which is primarily responsible for stabilization of tertiary structure of the ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो आपको जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो आपको याद रखिए कि आपके टर्सरी स्ट्रक्चर हो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हो, या आपके हार्मोन्स और एंजाइम के रिसेप्टर्स हो, एंजाइम सबस्ट्रेट का रिसेप्टर्स हो, उन सभी में हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस होता है, या मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी होती है जो लिपिड और प्रोटीन का, वहाँ पे हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या करता है, प्री डोमिनेंट फॉर्म में क्या करता है, रोल प्ले करता है उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। और ये स्ट्रक्चर्स आपके ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। दैट मीन्स इनका नेचर जो होता है नॉन कोवेलेंट नेचर का होता है, और ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं। दैट इज वाई आप प्रोटीन्स को हल्का सा भी अगर मेल्ट करते हैं, मीन्स हीट देते हैं या आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसे आप डीनेचर्ड बोलते हैं। तो प्रोटीन्स का टर्सरी जो स्ट्रक्चर्स है वो फंक्शनल स्टेज माना जाता है, मतलब उस स्टेज में आपका प्रोटीन्स क्या होता है, एक्ट करता है, काम करता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न द अल्फा हेलिक्स इन द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन क्वाटरनरी। और इस सेकेंडरी में आपके 2 हेलिक्स मतलब 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड्स, और एक और भी पाया जाता है, रैंडम कॉइलिंग, राइट। तो इस तरीके से ये जो अल्फा हेलिक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि अल्फा हेलिक्स जो होते हैं, तो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा कुछ, तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे साइड चेन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, उन्हीं के बारे में आपका पैटर्न पूछ रहा है कि आपका एक ही चेन में, मीन्स इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है वो कितने बीच मतलब कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स के गैप पे ये बनता है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है कि मान लीजिए अगर आपका एक अमीनो एसिड्स का ये आपका क्या है अल्फा कार्बन है, राइट? और इसका क्या है आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरीके से दूसरे वाले अमीनो एसिड का क्या होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, फिर आपका ये अल्फा कार्बन होगा, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, फिर यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा। तो पहले वाले कार्बन से लेकर के मतलब अल्फा कार्बन से लेकर के नेक्स्ट फोर्थ वाला जो आपका अल्फा कार्बन होगा, उसके अमीन का जो हाइड्रोजन होगा उसके और इसके कार्बोक्सिलिक के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसको हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब n इसको मान लेते हैं n, और जहाँ पे आपका नंबर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज n+1 n+2 n+3 n+4। तो चौथे नंबर पे आपका अमीनो एसिड से बनता है तो n+4 इसको क्या करते हैं बोलते हैं। तो यहाँ n से लेकर के आपका n2 लेकर के n+4 मी के बीच में आपका क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ये सवाल आपके CSIR के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और इस राजस्थान के SET एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं जो कि CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने अगर CSIR के एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो उनको बहुत ही फायदा होगा और बहुत अच्छे तरीके से उनका पेपर अच्छा से बना होगा। और ऑलरेडी आपको पता था कि SET का मीन्स राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस था लाइफ साइंस का पूरा एज इट इज़ वही था जो कि CSIR का था। तो उन्होंने पेपर बनाने में मशक्कत नहीं की है, वही CSIR के पेपर का ही जो क्वेश्चन था पार्ट सी और पार्ट बी को मिला करके कॉपी पेस्ट करके इन्होंने पेपर अपना अच्छे से बनाया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपके वही है जो कि CSIR में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और जैसे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स वाया ACP, इंटरमीडिएट्स, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इनटू मेनोलिक कोएंजाइम A, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन। ये 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन में नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके फैटी एसिड्स होते हैं उन फैटी एसिड्स के दो कार्बन को सब्सिक्वेंटली क्या किया था माइनस किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इससे आपकी ATP क्या होती है जनरेट होती है सेल्स में। जब कभी भी लिपिड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना होता है जिससे कि ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे प्रोसेस आपका ये चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है मैट्रिक्स में, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स एग्जैक्टली पहले आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैटी एसिड्स होगा वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद फिर आपका क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तब जाकर के वहाँ पे आपका दो कार्बन्स क्या होते हैं ब्रेकडाउन होते हैं, और इस तरीके से प्रोसेस आपकी चलती है। इलॉन्गेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बीटा ऑक्सीडेशन में, और ना ही ये वाला प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कोएंजाइम इनटू मेनोलिक एसिड में। तो ऑप्शन नंबर A 4 5 ये आपके क्या है सही है, ऑप्शन नंबर 2 3 आपके क्या होंगे गलत होंगे। तो आपसे यही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड में आपको दे रखा है यहाँ पे when protein degradation is incomplete or fails to keep pace with the productions of a misfolding protein, the misfolded protein or its proteolytic fragment can accumulate either inside or outside of the cells in aggregate or filamentous plaque in body organs causing various disease. Which of the following human disease is characterized by the presence of such filamentous plaques? आपको यहाँ पे प्रोटीन के मिस फोल्डिंग से पूछा जा रहा है कि जब भी कभी प्रोटीन का जो फोल्डिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है तो उनकी वजह से आपके अबनॉर्मल प्रोटीन्स बन जाते हैं, और उन प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं होता, मीन्स कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उन्हीं प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन हो जाने से सर्टेन डिजीज हो जाते हैं। तो जो लिस्ट किए गए हैं उनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि प्रोटीन के फोल्डिंग से होती है? तो पार्किंसंस जो डिजीज होती है वो आपके प्रोटीन के प्रॉपर फोल्डिंग ना होने की वजह से, मीन्स इम्प्रॉपर फोल्डिंग की वजह से होता है, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पार्किंसन डिजीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया would the unfolding of a regular secondary structure protein result into? अगर कोई भी प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हो पा रहा है, मीन्स अनफोल्डेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई प्रोटीन फोल्ड होती है दैट मीन्स वो अपने एकदम प्रॉपर एक रेगुलर स्टैंडर्ड मैनर में है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और कोई भी चीज़ अगर आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो एंट्रोपी क्या बताता है आपको? एंट्रोपी बताता है रैंडमनेस, राइट? जितना किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस होगा उतना ज़्यादा उसकी
क्या होगी, एंट्रोपी होगा। बताया जाता है कि आपके यूनिवर्स की पूरी ये जो एंट्रोपी है वो कंटीन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पे आपके रैंडमनेस बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशंस बढ़ रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो प्रोटीन अगर आपका कोई फोल्डेड फॉर्म में है, दैट मीन्स उसकी एंट्रोपी क्या है, कम है, मीन्स उसमें स्टेबिलिटी है। और अगर कोई प्रोटीन्स आपकी अनफोल्डेड फॉर्म में है, मीन्स रेगुलर फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है, इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि वो प्रोटीन्स आपकी फोल्डेड फॉर्म में नहीं है, आपका डिसरप्टेड फॉर्म में है, जो कि कोई उसका स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ब्लर हो गया है, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसमें पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ क्रेनियल नर्व्स फॉल्स अंडर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम का सिस्टम पढ़ रखा है, आपको वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाए गए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यहाँ पे ऊपर वाले जो ऐसे नर्व्स होते हैं, इनमें कि नर्व्स नंबर आपका क्रेनियल नर्व्स नंबर सेकंड जो होता है, और इसके बाद जो आपके सॉरी थर्ड जो होते हैं, और इसके बाद आपका सेवंथ जो होता है, नाइन्थ और 10th, ये तीनों आपके किसमें आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, के कंट्रोल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज द क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व 7, 9 एंड 10। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्रेनियल नर्व्स को होते हैं, और इनसे वो वाली एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म एंड कंट्रोल की जाती है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इफ इन एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ अ पर्सन इज डैमेज एंड कुड नॉट लॉन्गर सिक्रेट एल्डोस्टेरॉन, which of the following would be the outcome of the experience, how experience low blood sodium concentration। पूछ रहा है कि अगर आपका एल्डोस्टेरॉन जो है वो किसी पर्सन में सिक्रेट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। सो एल्डोस्टेरॉन जो होता है एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि आपका सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर उस पर्सन में उस हार्मोन्स की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो डिस्टर्ब होगी, मतलब रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपसे बोल रहा है, ही वुड नॉट एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन लिवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सोर्स फॉर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नर्वस सिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इट्स ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी होती है, और ये जो ग्लाइकोजन है आपका दो जगह पे स्टोर होता है, मसल्स में और इसके बाद आपका लीवर में। तो लीवर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो आपके ब्रेन के फ्यूल्स के लिए क्या 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 करती है, काम करती है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बेसिकली आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे CNS आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम से दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इन द नर्व। नर्व सेल्स में जो आपका इम्पल्सेस मीन्स इन्फॉर्मेशन जो कंडक्ट हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स पे, अगर आपने नर्वस कंडक्शंस का देखा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, उन नर्व सेल्स में आपके जो एक्सॉन्स होते हैं, यहाँ पे आपका सिग्नल्स आते हैं, और उसके बाद आपका ये जो यहाँ से इस तरीके से डेंड्राइट्स मतलब ये होते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है, इनका ज्वाइनिंग पॉइंट्स होती है, जिसको आप सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये जो नर्व सेल्स से पाए जाने वाले डेंड्राइट्स हैं, जहाँ से सिग्नल्स आपके रिसीव होकर के यहाँ पे साइटोसोल में आता है, फिर इसके बाद आपका ये एक्सॉन्स में होता हुआ साइनप्स पे आता है। तो ये जो नर्वस कंडक्शंस का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है आपको। सबसे सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है नर्वस कंडक्शंस के रेट को भी बढ़ाने के लिए, वो है एक्सॉन का डायमीटर। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सॉन है, इसका जो डायमीटर होगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा इस आंसर के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अगर इफ रॉड सेल्स आर एक्सपोज टू द लाइट। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आपके ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स जो होती है वो आपके डार्क में देखने के लिए क्या होती है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स अब्सेंस ऑफ लाइट में। तो अब्सेंस ऑफ लाइट में ये क्या होती है, सेल्स एक्टिव होती है, राइट, मतलब अपना काम पूरा अच्छे तरीके से पोलराइज कंडीशन में रहती है, मतलब वो काम अपना कर रही होती है। जब कभी भी लाइट का एक्सपोजर होता है तो वो सिग्नल्स देना बंद कर देता है, मतलब कि उसको अब अपनी जो न्यूरो वो सिक्रेट आउट कर रहा होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, क्लोज कर देता है। सो यहीं पे यहाँ पे आपसे यही पूछा गया कि रॉड सेल्स को अगर लाइट में अगर आप एक्सपोज कर, मतलब लाइट से अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब अगर आप डे टाइम पे हैं, तो आपके रॉड सेल्स में क्या हो रहा होगा। रॉड सेल्स का काम जो हो रहा होगा वो उस टाइम में बंद हो जाता है। उस टाइम पे आपके सेल्स कौन एक्टिव हो जाती हैं, कोन सेल्स, राइट, जो कि आपको डे टाइम पे मींस कलर दिखाने के लिए, लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यही कारण होता है कि जब कभी भी आप ऐसे धूप से बाहर से चल करके आप आते हैं और अंदर में अगर आप बैठते हैं, तो आपको पूरा का पूरा कुछ मिनट तक अंधेरा एकदम दिखाई देता है। या फिर अगर आप अंदर से रूम से होकर के बाहर आप निकलते हैं, तो पूरी आपकी आंख एकदम ब्लिंक करने लगती है, मतलब आप सही से खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि रॉड सेल्स को और कोन सेल्स को एक्टिव और इनएक्टिव होने में टाइम लगता है।
राइट? जैसे सपोज़ अगर आप रूम में बैठे हैं, आप एकदम अंधेरे में हैं और अचानक से आप बाहर निकलिए, तो बाहर की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि फिर आपकी आँख एकदम से झिलमिला जाती है, आप अच्छे से देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डार्क में होते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो रॉड सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, राइट? आपकी कोन सेल्स क्या होती हैं उस टाइम पे इनएक्टिव होती हैं। और जैसे ही आप सडनली स्विच करते हैं अपने रूम से बाहर जब आप निकलते हैं तो आपका एक्सपोज़र किससे होता है? लाइट से होता है। तो उस टाइम पे जो रॉड सेल आपकी एक्टिव थी उसको क्या होना है आपको? अब इनएक्टिव होना, मतलब उसको अपना सिग्नल बंद करना है। और जो कोन सेल्स आपकी जो इनएक्टिव फॉर्म में थी उसको क्या होना है? आपको एक्टिव होना है, तब जाकर के आपको दिखाई देता है। दैट इज़ व्हाई आप कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का टाइम लगाते हैं अपने आप को नॉर्मलाइज़ होने में, तब जाकर के आपको दिखाई देता है। चाहे आप बाहर से अगर आप अंदर आते हैं तो उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा रूम एकदम डार्क दिखाई देता है, या आप अंदर से बाहर जाते हैं तो पूरा आप अपनी आँख को अच्छे से खोल नहीं पाते हैं। ये आपका फिनोमेना जो होता है वो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स के एडजस्टमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था, तो उस केस में रॉड सेल्स जो होगा वो हाइपर पोलराइज़ हो जाएगा और जो पोटेशियम आयन का चैनल होगा वो क्या होगा आपका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सिग्नल्स क्लोज़ हो जाएँगे और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, द जीन व्हिच इज़ सप्रेस्ड बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन थ्रू इंटरैक्शंस इज़ नोन एज़। तो एपिस्टेटिस के बारे में आप जानते हैं कि ये 2 जीन का इंटरैक्शंस होता है जो कि नॉन एलेलिक होते हैं, और इसमें एक जीन क्या करती है, सपोज़ कीजिए ये जीन ए है, दूसरा जीन आपका क्या है बी है, तो एक जीन क्या करती है इसके प्रॉपर्टी को, इसके कैरेक्टर को क्या करती है, मास्क कर देती है, हाइड कर देती है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। ये 2 जीन्स का इंटरैक्शंस में आता है। डोमिनेंस में और एपिस्टेटिस में डिफरेंस है। डोमिनेंस में एलील्स जो होते हैं वो डोमिनेंस मतलब वो वाले सप्रेस होते हैं, जबकि एपिस्टेटिस में क्या होता है, नॉन एलील जीन्स का डोमिनेंस ही होती है। तो एपिस्टेटिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी ड्यूरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हाँ, आपका प्रॉपर आंसर उसके लिए क्या है। सो आज के लिए इतना ही। टोटल आपके लाइफ साइंसेस से जो क्वेश्चंस आए थे वो 100 क्वेश्चन थे। अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन 50 टू 70 मीन्स 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।